विज्ञान के इतिहास में शायद ही किसी वैज्ञानिक पर इतना अध्ययन हुआ होगा जितना अल्बर्ट आइंस्टाइन पर हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने दुनिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देकर विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन में बहुत से आविष्कार किए और उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनके द्वारा कहे गए सुविचार लोगों को आज भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का 13% उपयोग किया था, जबकि सामान्य व्यक्ति सिर्फ 1 से 2% ही उपयोग कर सकता है। आइंस्टाइन को हमेशा से ही एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता रहा है। 18 अप्रैल 1955 में जब उनका देहांत हुआ तब उनका दिमाग अध्ययन के लिए रखा गया, लेकिन बाद में उसे चुराकर उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दिए गए थे। आइए जानते हैं कि उनका दिमाग क्यों खास था। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था कि उनकी मौत के बाद उनके दिमाग पर रिसर्च की जाएगी। वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन भी दे रखी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। जब अमेरिका के न्यू जर्सी के प्रिस्टन में उनका देहांत हुआ था तब थॉमस हार्वी नाम के पैथोलॉजिस्ट ने पोस्टमार्टम के दौरान उनका दिमाग निकाल लिया था। हार्वी ने बिना इजाजत के ही आइंस्टाइन का दिमाग उनके शरीर से निकाला था। इस लिहाज से तकनीकी तौर से हार्वी ने आइंस्टाइन का दिमाग चुरा लिया था। इतना ही नहीं, हार्वी ने उनके दिमाग का अध्ययन भी किया, यह जानने का प्रयास किया कि उनका ब्रेन सामान्य ब्रेन से कितना अलग था। कुछ दिनों के बाद जब प्रेस्टन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उनको जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके यह परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उनके पिता के ब्रेन पर रिसर्च कर कई राज दुनिया के सामने लाना चाहते थे। डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन का ब्रेन पहले ही प्रिजर्व कर चुके थे। वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया चले गए, जहां उन्होंने ब्रेन के कई फोटोज ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीसेज में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था और इस मामले पर एक दिन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों का डाइवोर्स हो गया। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर अलग अलग शहरों में ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके थे। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया था और उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब करना पड़ा। तभी उन्होंने फैसला किया कि वो उनके ब्रेन को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल्ड रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। हार्वी अपने साथ दुनिया के कई शहरों में आइंस्टाइन के दिमाग के हिस्सों के साथ सफर भी करते रहे। 1985 में उन्होंने कैलिफोर्निया में अपने साथियों के साथ मिलकर आइंस्टाइन के दिमाग पर पहला रिसर्च पेपर जारी किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि आइंस्टाइन के दिमाग में न्यूरॉन और ग्लिया नाम की दोनों ही कोशिकाओं का असामान्य अनुपात था। इसके बाद 5 और अध्ययनों ने भी असामान्य अंतर की पुष्टि की थी। हालांकि इन अध्ययनों को खारिज करने वाले दावे भी सामने आए। 1999 में हार्वी और उनके कनाडाई सहयोगियों ने आइंस्टाइन के दिमाग संबंधित शोध को दुनिया के प्रख्यात मेडिकल जर्नल में पब्लिश किया। आइंस्टाइन के दिमाग की तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि आइंस्टाइन के दिमाग का पैरिटल लोब के मोड़ का स्वरूप असामान्य था। इस हिस्से को इंसान की मैथमेटिकल कैपेसिटी से जोड़कर देखा जाता है। जब उनके दिमाग का वजन किया गया तो उनका वजन 1230 ग्राम निकला, जो कि सामान्य इंसान के दिमाग से काफी हल्का था। एक साधारण इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आए थे। जांच के बाद मालूम पड़ा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वह पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में ही बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोच में ही गुम रहते थे। उनके पास मेमोरी पावर काफी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ्स के टेबल भी याद करने मुश्किल होते थे। वो मैथ्स और नंबर्स को लॉजिकल तरीकों से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि उनको रट लगाकर याद करने के। वो बाकी हर सब्जेक्ट में फेल होते थे। सिर्फ मैथ्स और साइंस वो सब्जेक्ट्स थे जिसमें आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज्यादा आते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब पूरी बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे। 14 साल की उम्र में ही वह इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे।
कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने यह भी नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वह खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश किया करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से उनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप होता गया। साल 2010 में हार्विक उत्तराधिकारी ने आइंस्टाइन के दिमाग के हिस्से और उनकी तस्वीरें सभी कुछ नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन को सौंप दिया। इसमें से किसी को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि हाल ही में आइंस्टाइन के दिमाग के 46 हिस्से फिलाडेल्फिया के म्यूटियर म्यूजियम ने हासिल किए हैं। इन हिस्सों को म्यूजियम की स्थायी गैलरी में प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जिन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। आइंस्टाइन के कई सिद्धांतों ने जहां फिजिक्स को नई दिशा और नई सोच देने का काम किया, वहीं आइंस्टाइन की दी गई कई धारणाओं को काफी समय बाद ही प्रमाणित किया गया। इनमें सबसे प्रमुख ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण तरंगों की अवधारणा है। इसके अलावा आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स और एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत जैसी अवधारणाओं में भी योगदान दिया। आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई ऐसी खास चीज तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूं जिसके अंदर जानने की इच्छा बहुत है। वैसे उनके दिमाग की रिसर्च साइंटिस्ट के कितने काम आएगी ये तो वही बताएंगे, पर आप हमें कमेंट करके बताइए कि रिसर्च करने के लिए दिमाग चुराना कितना सही था। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।